ఇవాళ 3:30 నుంచి చదివిందే మొత్తం. హ్మ్. అహా! మనకు భలే అంటే వేరే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మనం చేయకపోతే అనిపిస్తది. హ్మ్. హ్మ్. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. टीना कहो सर. टीना कहो सर. हेलो. टीना जी. मुजफ्फर आलम कहाँ है? तबरेज. One, sir. हम इनके लिए इंतजार कर रहे हैं. इशार इशार राजा, रिजवान आलम. चलिए वो लोग आने दीजिए, तब तक हम डिस्कस करते हैं. Yes, sir. चलिए हम ये डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स फॉर ऑल. सबके लिए मैथमेटिक्स. तो इसमें गिफ्टेड बच्चों के लिए, स्लो लर्नर के लिए, बैकवर्ड. पहले क्लासरूम में आइडेंटिफाई करना गिफ्टेड कौन है, बैकवर्ड कौन है, और उसके लिए अलग अलग करिकुलम कैसे दे सकते हैं. ओके. कल कुछ हम डिस्कस किए. कल आप नहीं थे ना क्लास में? नहीं सर, मैं नहीं था सर, वो बैटरी डाउन थी सर. ओके. देखिए पहले आइडेंटिफाई करना है. यस सर. क्लासरूम में बच्चा जो है ना, गिफ्टेड बच्चे को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि गिफ्टेड बच्चों को अलग स्कूल भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे जो है ना फ्यूचर लीडर्स है. वही पॉलिटिकल लीडर बनेगा, वही जो है ना बैंक मैनेजर बनेगा. नेशनल डेवलपमेंट के लिए वही लोग चाहिए. नेशन लीड करने वाला लीडर्स है. अभी स्कूल लेवल में इनको आइडेंटिफाई करके इनको अलग स्कूल भेजना, क्योंकि नॉर्मल स्कूल में इनको नहीं रखना चाहिए. क्योंकि नॉर्मल बच्चों से हमेशा आगे रहता है, विदाउट एनी एफर्ट आगे रहता है. उसके लिए कॉम्पिटिटर होना चाहिए, उस लेवल का कॉम्पिटिटर होना चाहिए. इसीलिए गिफ्टेड बच्चों को सेलेक्ट करना है. गिफ्टेड बच्चा एक स्कूल में रहता नहीं रहता भी मुश्किल है. 1-2% रहता डिस्ट्रिक्ट लेवल में. 1-2% पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना उतना आसान ही नहीं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले बच्चे को, गिफ्टेड बच्चों को आईक्यू ज़्यादा रहता है और स्मॉल पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रहता है, 1-2% रहता है कि स्कूल में नहीं भी रहता है. ओके. पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1-2% रहता है. इनको आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पहले इनको अचीवमेंट टेस्ट रखेंगे, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट रखेंगे, उससे उनको सेलेक्ट करेंगे. क्योंकि ये नॉर्मल स्कूल में रखे तो इनको जो है ना, नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते वक्त इनको बोर लगेगा. इनको चैलेंजिंग करिकुलम होना चाहिए. इसीलिए
नवोदय स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स, उसके लिए ही एस्टैब्लिश किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूरल एरियाज में गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करके इनके अलग से एजुकेशन देने के लिए, रेजिडेंशियल एजुकेशन देने के लिए नवोदय कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। इस तरह हम लोग भी क्लासरूम में गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना, उनको अलग से करिकुलम देना है। इस तरह स्लो लर्नर की भी आइडेंटिफाई करना। स्लो लर्नर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब बैकवर्ड बच्चा, बैकवर्ड बहुत सारा बैकवर्डनेस रहता है, जैसा जनरल बैकवर्डनेस, पर्टिकुलर बैकवर्डनेस रहता है। जनरल बैकवर्डनेस मतलब सब में बैकवर्डनेस, बाय बर्थ जो है इनका प्रॉब्लम रहता है। और जब पर्टिकुलर बैकवर्डनेस बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा रहता है, सिर्फ मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आता होगा, क्या रीज़न है ये भी आइडेंटिफाई करना। इसीलिए जो बच्चों को क्लासीफाई करके इनको अलग करिकुलम से अलग तरीके से पढ़ाना है। ओके, इस तरह एजुकेशन फॉर ऑल, मैथमेटिक्स फॉर ऑल दे सकते हैं। देखिए कैसा आप टीचर होते हुए गिफ्टेड बच्चों को कैसा सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स मीन्स एक्सेप्शनल हाई आईक्यू। एक्सेप्शनल है ये जो है ना, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अपर स्ट्राटा में रहता है, हायर लेवल में रहता है, ये इस पोर्शन में रहता है। ये पूरा देखिए 100% नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में रहे तो आपका 99% जो है ये जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, जो कम एरिया कवर कर लेता है ये राइट है। राइट टेल एंड लेफ्ट टेल में कम रहता है। लेफ्ट टेल में जो बच्चा 1-2%, यहाँ राइट टेल में 1-2%, बाकी 99% मिडिल, इस ग्रुप मिडिल एरिया में रहता है। इस तरह बच्चों के आइडेंटिफाई करना। एक्सेप्शनल बच्चा, एक्सेप्शनल एंड हाई आईक्यू, हाई इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट कैसे कैलकुलेट करता है, मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज इनटू 100। जो इंटेलिजेंट हाई हाई इंटेलिजेंट क्वोशंट बच्चा, एक्सेप्शनल बच्चा जो है नॉर्मल पॉपुलेशन में स्मॉल परसेंटेज रहता है, 1-2% रहता है। ओके, देयर मे बी नो देयर मे बी नन सच स्टूडेंट इन स्कूल। एक स्कूल में उस तरह बच्चा भी नहीं रहता है, गिफ्टेड बच्चा नहीं रहता है, सब नॉर्मल बच्चा रहता है। 1 or 2 सच स्टूडेंट्स इवन इन बिग स्कूल, बड़ा स्कूल्स में 1-2 बच्चा रहता होगा। कैसा जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, वो स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा सर। ओके, हो रहा है सर। ओके। गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना जो है ना, गिफ्टेड बच्चा कैसा रहता है, हाई इंटेलिजेंट क्वोशंट बच्चा रहता है, एक्सेप्शनल रहता है ये, जैसा नॉर्मल बच्चों के साथ 1-2% रहता होगा पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ओके, स्मॉल परसेंटेज रहता है। ओके, कुछ स्कूल्स में नहीं रहता है, बड़ा स्कूल में 1-2 रहता होगा। ओके, कैसा जस्टिफाई कर सकते हैं। ये टीचर के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, गिफ्टेड बच्चों का आइडेंटिफाई करने के लिए बिग क्वेश्चन है। ओके, these are the cream of the population। ये गिफ्टेड बच्चा है ना क्रीम, क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स हैं, फ्यूचर लीडर्स। ओके, अगर इनको उस एज में अगर सही एजुकेशन नहीं दिया जाता है, फ्यूचर में इनके लिए प्रॉब्लम है, देश के लिए भी प्रॉब्लम है, नेशन के लिए भी प्रॉब्लम है। इसीलिए स्कूल लेवल में इनको आइडेंटिफाई करना। ओके, दीज गिफ्टेड बच्चा जो है ना रियल असेट है नेशन डेवलपमेंट के लिए। ओके, ये जो है ना फ्यूचर पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्लानर्स, लेक्चरर्स, पोएट्स, साइंटिस्ट ये बनेगा। ओके, इनके लिए अलग से चैलेंजिंग करिकुलम देना चाहिए। ओके, कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, पहले इनको क्या करना होगा, इनको जो है ना नेग्लेक्ट नहीं करना है। नेग्लेक्ट क्यों नहीं करना, ये बच्चा हमेशा आगे रहता है। ओके, विदाउट एनी एफर्ट आगे रहता है। ओके, इनका कॉम्पिटिटर उस लेवल का होना चाहिए, इसीलिए स्कूल लेवल में इनको जो सेलेक्ट करने में नेग्लेक्ट नहीं करना है। ओके, गिफ्टेड बच्चा जो है ना इनके लिए और नेशन के लिए भी, नेशनल डेवलपमेंट के लिए गिफ्टेड बच्चा अभी आइडेंटिफाई करके, अगर इस एज में अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो बहुत हैंडीकैप होगा फ्यूचर में, क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स है। ओके, कैसा लोकेट करेंगे, गिफ्टेड बच्चों को क्या करना है, पहले अचीवमेंट टेस्ट लेना, फिर इसके बाद इंटेलिजेंस टेस्ट लेना। जैसा है ना टैलेंट सर्च कर लेता है एनसीईआरटी जो है ना, टैलेंट सर्च
टेस्ट जो है कंडक्ट कर लेते हैं, ओलंपियाड टेस्ट, मैथमेटिक्स ओलंपियाड टेस्ट वगैरह कंडक्ट कर लेता है, उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें मतलब इस तरह बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए पहले अचीवमेंट टेस्ट, मैथमेटिक्स में अचीवमेंट टेस्ट लेना, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट। करिकुलर एरियाज में कैसा मेजर कर सकते हैं, अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, उसके जरिए बच्चों के इंटेलिजेंस, हाई आईक्यू है, मतलब 120 एंड अबोव आईक्यू है इनका। ओके, फिर इनका अचीवमेंट क्या है, 100 मार्क्स के लिए 100 मार्क्स हासिल किया है। इनका अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टैलेंट टेस्ट से बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गिफ्टेड बच्चों को, राइट। ओके, यस सर। ओके, पहले ये कम परसेंटेज रहता है, 1-2% रहता है, कुछ स्कूल में नहीं रहता है, कुछ स्कूल में 1-2 बच्चा रहता है। उनको सेलेक्ट करना आसानी नहीं है। कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं इनको, जो है एक अचीवमेंट टेस्ट और एक इंटेलिजेंस टेस्ट, टैलेंट सर्च टेस्ट के जरिए इनको लोकेट कर सकते हैं, राइट। अगर इनको सही तरीके से अगर लोकेट नहीं कर पाता है, फिर आगे बहुत डिफिकल्टी होगा, क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स है। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं इनका, उस तरह उस लेवल का कॉम्पिटिटर होना चाहिए, उसी लेवल का कॉम्पिटिटर होना चाहिए, उसके लिए अलग स्कूल होना चाहिए। इनके लिए एनरिचमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। एक बार गिफ्टेड बच्चों को इस तरह अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टैलेंट टेस्ट के जरिए सेलेक्ट करने के बाद, इस तरह लोकेट करने के बाद जो है ना, एक रीजन में नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल बना के इनको अलग स्कूल में इनको जो है ना रेजिडेंशियल स्कूल में इनको एजुकेशन देना चाहिए। आफ्टर लोकेटेड कलेक्टेड वन सेंट्रल प्लेस इन ए डिस्ट्रिक्ट और ए रीजन, दे आर लेफ्ट इन ऑर्डिनरी स्कूल्स। अगर ऑर्डिनरी स्कूल में अगर इनको इसी तरह छोड़ देता है, फिर क्या होगा, जनरली ऑर्डिनरी स्कूल्स में एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा रहता है, इनसे इनके हमेशा जो है ना आगे रहता है विदाउट एनी एफर्ट, इसीलिए इनको अलग भेजना है। ओके, अब फिर सर धीरे धीरे उसकी भी तो सर वो एबिलिटी खत्म हो जाती है ना सर, क्योंकि वो हाँ एफर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, Yes. इसीलिए इनको नेग्लेक्ट नहीं करना, अलग स्कूल भेजना है। इसके लिए नवोदय स्कूल्स वगैरह लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसफर होता है, इसके लिए केवी स्कूल्स है। और रूरल एरियाज में बच्चे इस तरह गिफ्टेड बच्चों को सेलेक्ट करके इनको रेजिडेंशियल स्कूल्स में एनरिच्ड करिकुलम के साथ जो है, एनरिच्ड प्रोग्राम्स के साथ इनको एजुकेशन दिया जाता है, क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स है इसीलिए। ओके, Yes. यहाँ लिखा गया देखिए, अमंग ऑर्डिनरी कंपेनियंस एट द टॉप विदाउट मच एफर्ट, और कुछ नहीं करते हैं आगे रहता है, मतलब कुछ नहीं, विदाउट एनी एफर्ट हमेशा आगे ही रहता है नॉर्मल बच्चों से, इसलिए इनको कॉम्पिटिटर उस लेवल का होना चाहिए। ओके, इन द क्लास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज, टीचर टीच विद देयर लेवल। एवरेज बच्चों को माइंड पे रखते हुए टीचर टीच करते हैं, मगर इनको उस तरह एवरेज बच्चों को देखते हुए अगर टीच करेंगे ना, इनको बोर लगेगा। ओके, इसीलिए इनको जो है ना चैलेंजिंग होना चाहिए। इट विल बी बेटर इफ दे कलेक्टेड वन प्लेस एन आइडियल स्कूल, इसको आइडियल स्कूल कहा जाता है। रेजिडेंशियल स्कूल्स और आइडियल स्कूल्स ना, वो आइडियल अलग स्कूल्स। ओके, कंपटीशन इनका इस लेवल का होना चाहिए, कंपटीशन विद क्लासमेट्स ऑफ देयर लेवल, उस लेवल का। ओके, देन इस तरह सच स्कूल्स और रेजिडेंशियल स्कूल्स वेयर द ऑल राउंड डेवलपमेंट, वहाँ ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चों का फिजिकल, हाइट, वेट, सोशल रिस्पॉन्स, सोशल स्किल्स, ये सब करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर सब देखा जाता है उसमें। सब जो सिर्फ जो है ना, इनका करिकुलम भी एनरिच्ड करिकुलम रहता है, और एक्टिविटीज भी चैलेंजिंग रहता है, प्रोजेक्ट वर्क्स रहता है। ओके, इस तरह सेपरेट स्कूल्स में, आइडियल स्कूल्स में इनकी दाखिला देना है। कैसा जो है ना लोकेट कर सकते हैं, थ्रू अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टैलेंट टेस्ट। ओके, कैसा होना चाहिए, इक्विप्ड एडिक्वेटली केटर ऑफ देयर वेरिड एजुकेशन नीड्स, इनका एजुकेशनल नीड्स उस लेवल का होना चाहिए। ए ट्रूली एकेडमिक एटमॉस्फेयर, नवोदय स्कूल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट नवोदय स्कूल इसी के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा क्या करना चाहिए, सिलेबस कैसा एनरिच्ड सिलेबस होना चाहिए, एक्सटेंसिव एजुकेशन होना चाहिए, उसमें बच्चों को उस तरह गेयर करना चाहिए। सिर्फ सिलेबस जो है, सिलेबस टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए, सिलेबस कैसा कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होना चाहिए,
बिहाइंड द टेक्स्ट बुक जो है इनका एक्टिविटीज होना चाहिए, इस तरह एनरिच्ड सिलेबस होना चाहिए। फिर चैलेंजिंग क्रिएटिव ओरिएंटेड टास्क में भी प्रपोज्ड, ऐसा टास्क कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। ओके, टास्क दिया जाता है चैलेंजिंग होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए। लर्निंग शुड नॉट सेंटर अराउंड द टेक्स्ट बुक्स, सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में जो दिया गया वही पढ़ा नहीं है, इसके साथ टेक्स्ट बुक के साथ सप्लीमेंट्री रीडर्स, रेफरेंस बुक्स, जनरल लिटरेचर सब रहना है। ओके, इन लोगों के लिए, गिफ्टेड बच्चों के लिए सिर्फ जो है ना टेक्स्ट बुक काफी नहीं होता है, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स, सप्लीमेंट्री रीडर्स, रेफरेंस बुक्स और जनरल लिटरेचर, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी होना चाहिए। और एवेल्यूएशन तरीका भी अलग होना चाहिए, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में नहीं है, हर डोमेन में इनका मेजर करना चाहिए। बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स, कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन होना चाहिए। और इनको सिर्फ लेक्चर मेथड सूट नहीं होगा, इनका जो खुद से करने के लिए ह्यूरिस्टिक, इंडक्शन एनालिसिस, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह इनको जो है यूज करना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, इनोवेटिव मेथड्स यूज करना चाहिए। ओके, सेल्फ स्टडी के लिए इनको देना है, और असाइनमेंट्स ऐसा देना है, इंटेलिजेंट असाइनमेंट देना है, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होना चाहिए, उसमें बच्चा सोच के मटेरियल कलेक्ट करके एनालाइज करके लिखना चाहिए, उस तरह जो है ना सेल्फ स्टडी करके असाइनमेंट। हम लोग देखते हैं असाइनमेंट देने के बाद, जो बताते हैं टॉपिक देने के बाद बच्चे पूछते हैं कहाँ मिलेगा सर, क्या रेफरेंस है, लाइब्रेरी अगर आपके पास मटेरियल तो भेज दीजिए, मैं लिख कर दे दूंगा, इस तरह पूछते हैं। मगर इस तरह गिफ्टेड बच्चों को क्या रहता है, असाइनमेंट इंटेलिजेंट बच्चा जो है ना, जो टॉपिक दिए जाते हैं उसके ऊपर काम किया जाता है, बहुत सारा जो है ना लाइब्रेरी में रेफर करते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, मटेरियल जब कलेक्ट करते हैं तो 50% नॉलेज मिलता है। एक बार मटेरियल कलेक्ट करने के बाद एक बार पढ़ना, फिर जो टॉपिक के ऊपर जिसमें फोकस करना वो लिख लेना, बस वो हो गया। मतलब इस तरह असाइनमेंट्स भी इंटेलिजेंट असाइनमेंट्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स शुड मेड एंजॉय फुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऐसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स एंजॉय होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए, एनरिच्ड होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए। मैथमेटिक्स प्रॉब्लम शुड नॉट बी रूटीन टाइप, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स रूटीन टाइप जैसा ना एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 10-15 क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होना चाहिए, रूटीन टाइप नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, मैकेनिकल नेचर नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मैकेनिकल नेचर नहीं होना चाहिए। ओके, मैकेनिकल नेचर में जो है स्पीड बढ़ाने के लिए बस उससे क्या है, लॉजिक जो है डिफरेंट लॉजिक से, डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना चाहिए। ओके, गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ कलेक्टिंग, टैबुलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेटा। मैथमेटिकल सर मैकेनिकल नेचर क्या हुआ सर? मैकेनिकल नेचर जो है, आपको जो सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला दिया, PTR/100 दिया, उसके ऊपर 20-25 प्रॉब्लम दिए, तो उसमें फायदा क्या है? ओके, वो ये सर मैकेनिकल नेचर है, उसमें लॉजिक नहीं है, मैकेनिकल ऐसे करके जाना है, उसमें लॉजिक से नहीं रहता है, अलग तरीका से सोच के करना, वो अलग लॉजिकल, तरीका होता है। ओके, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाने के लिए होता है। हाँ, मैकेनिकल नेचर जो ब्लाइंडली करके जाते हैं ना, उसको मैकेनिकल नेचर यस कहते सर, हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं रहता, उसको यस मैकेनिकल सर, नेचर कहते हैं। ओके, यस सर। गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्टिंग डेटा, कलेक्टिंग टैबुलेशन, डेटा जो है बच्चा डेटा कलेक्ट करना, टैबुलेट करना, फिर इंटरप्रेट करना, इस तरह मैथमेटिक्स में होना चाहिए। सिर्फ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में जो कॉन्सेप्ट्स होने के बाद एक्सरसाइज दिया जाता है, उसके अलावा भी असाइनमेंट होना चाहिए, उसमें जो बच्चा वहां जाके डेटा कलेक्ट करके, डेटा को टैबुलेट करके, इंटरप्रेट करके उसके ऊपर डिसीजन लेना, इस तरह जो मैथमेटिकल जो है ना असाइनमेंट देना चाहिए, प्रॉब्लम्स देना चाहिए। ओके, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। इस तरह एनरिच करिकुलम देना चाहिए, तब बच्चा उसके ऊपर जो है ना, बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट इस तरह मतलब कंपटीशन से कॉम्पिटेट फील होते हुए, एफर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर नॉर्मल ऑर्डिनरी स्कूल में अगर रखे तो फिर इनका जो है, इनका जो इंटेलिजेंट नॉलेज उसी लेवल की हो जाए, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, इसलिए इनको नेग्लेक्ट नहीं करना। ओके, ये है एनरिच्ड प्रोग्राम्स फॉर गिफ्ट। मतलब आप टीचर होते हुए गिफ्टेड बच्चों को कैसा सेलेक्ट करेंगे, एनरिच्ड प्रोग्राम्स कैसा दे सकते हैं। ओके, ये है सिलेबस कैसा होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, एनरिच्ड लाइब्रेरी होना चाहिए, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो है
हाई लेवल होना चाहिए, असाइनमेंट भी हाई लेवल होना चाहिए, रूटीन नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। फिर इनका इनका जो मेथड्स यूज़ करते हैं, इनोवेटिव मेथड्स और आईसीटी बेस्ड मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड, एनालिटिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड वगैरह देना चाहिए। इस तरह जो है ना चैलेंजिंग होना चाहिए। इस तरह प्रोग्राम्स जो है उनको दे सकते हैं। इनका सेपरेट करिकुलम, सिलेबस भी कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस होना चाहिए, एनरिच्ड करिकुलम होना चाहिए। ओके, इस तरह जो है ना इनको गिफ्टेड बच्चों को इस तरह एनरिच प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके इनका कर सकते हैं। ओके, इसमें हम लोग गिफ्टेड बच्चों को कैसा सेलेक्ट करना, इनको कैसा एनरिच प्रोग्राम्स कैसा अरेंज करना, ये देख चुके। नेक्स्ट प्रोग्राम जो है बैकवर्ड स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर्स, बैकवर्ड स्टूडेंट्स। कंफ्यूज नहीं होना, बैकवर्ड स्टूडेंट्स और स्लो लर्नर्स। बैकवर्ड स्टूडेंट्स, बैकवर्डनेस कैसा रहता है, जनरल दो तरीके से रहता है। एक जनरल बैकवर्डनेस, जनरल बैकवर्डनेस मतलब ऑलराउंड बैकवर्डनेस। ये जो है ना बाई बर्थ आता है, लो इंटेलिजेंट है, आई लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है, 50-70 से बिलो रहता है। जिनके 50-70% से जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन कम रहेगा उनको जो है जनरल बैकवर्डनेस कहता है। ये जनरल बैकवर्डनेस दूर करना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क है। सब टीचर्स मिलके करना पड़ता है, एक टीचर से नहीं होगा। जो स्कूल में जितना टीचर्स है सब मिलके इनका जनरल बैकवर्डनेस दूर करना है। ये इन जो बाय बर्थ आता है। पर्टिकुलर बैकवर्डनेस जो है एक सब्जेक्ट में बैकवर्डनेस है। ओके, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है। ओके, बाकी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस है, सिर्फ मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अदर सब्जेक्ट्स में इंटेलिजेंट है, सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में परेशान है। इसको जो है टीचर, मैथमेटिक्स टीचर थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान देते हुए आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह पर्टिकुलर बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। जनरल बैकवर्डनेस दूर करना थोड़ा मुश्किल काम है। ओके, टू रिमूव बैकवर्डनेस द टीचर मस्ट क्लियर अबाउट द कॉजेस। जो बैकवर्डनेस को जो है रिमूव करने के लिए पहले टीचर को पता होना चाहिए बैकवर्डनेस का क्या रीजंस है, क्या कॉज है। उसके लिए रेमेडियल मेजर्स कैसा ले सकते हैं। ओके, बैकवर्डनेस के लिए, बैकवर्डनेस मैंने बताया जनरल बैकवर्डनेस एंड पर्टिकुलर बैकवर्डनेस। जनरल बैकवर्डनेस जो है ऑलराउंड बैकवर्डनेस है, सब में वीक है। पर्टिकुलर बैकवर्डनेस एक दो सब्जेक्ट में वीक है। ओके, उसमें जो कंसर्न सब्जेक्ट टीचर मेहनत करते हुए इनको आगे कर सकते हैं। उसके लिए पहले क्या करना हो, रीजंस पता करना चाहिए, कॉज कहाँ प्रॉब्लम है। ओके, बैकवर्डनेस के लिए पहला प्रॉब्लम है फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज, पुअर आईसाइट। ओके, डिफेक्ट इन हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, स्टमक एक है और हेडेक है, अदर फिजिकल अलाइनमेंट है। ओके, विच डज नॉट अलो द चाइल्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडीज। इस प्रॉब्लम से बच्चा इनके कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स नीड स्पेशल कॉन्सेंट्रेशन। मैथमेटिक्स जो है ना लॉजिक सब्जेक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, इनका अलग लैंग्वेज रहता है। इसको समझने के लिए इस तरह डिफेक्ट्स, फिजिकल डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों का देखने में प्रॉब्लम है उनको आगे बिठाना है। ओके, प्रॉब्लम अगर माइल्ड मॉडरेट है टीचर खुद कर सकते हैं। इस तरह प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बच्चों को सामने बिठा सकते हैं। अगर ईयरिंग प्रॉब्लम है उनको भी सामने बिठा सकते हैं। ओके, इस तरह प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई करना, फिजिकल कॉजेज को आइडेंटिफाई करना। इसके रिमीडियल देख लीजिए, द रेमेडी ऑफ ऑल दीज कॉजेज लाइक lies with the doctor or physician, but some sort of physical exercise may also help the child। देखिए, अगर माइल्ड मॉडरेट है कुछ एक्सरसाइज से दूर कर सकते हैं। मगर मैथमेटिक्स इस तरह प्रॉब्लम, देखने में सुनने प्रॉब्लम है तो इनका सीटिंग अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। और लाइटिंग अच्छा होना चाहिए, वेल लाइटिंग होना चाहिए और अच्छा लिखना चाहिए, साफ साफ लिखना चाहिए, बुलंद आवाज से बोलना चाहिए। इस तरह जो है करते हुए बच्चों को जो इस तरह प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ता है, स्पेट्स जरूरत पड़ता है, हियरिंग एड जरूरत पड़ता है, डॉक्टर का मदद से और पेरेंट का मदद से प्रॉब्लम्स जो दूर कर सकते हैं। 1 मिनट।
हेलो हेलो यस हेलो, सर। सुनाई दे रहा है ना? सर सर हाँ, शादी हो रहा है बगल में, फंक्शनल बन गया, नया फंक्शनल बन गया है, डेली एक एक शादी हो रहा है। मैरिज हॉल बन गया सर। हाँ, बगल में मैरिज। बहुत बहुत डिस्टर्ब होता होगा सर। हाँ, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। अभी आप लोग की भी आवाज़ सुन रहा होगा। नहीं सर, हम लोग को आवाज हाँ, नहीं ओके, आ रही है। नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में ओके। आवाज आ रही थी सर, अब भी नहीं आ रही है। ओके, देखिए, एक जो है ना बैकवर्डनेस के लिए फिजिकल काज फाइंड आउट करना मैथमेटिक्स टीचर के लिए जरूरी है। इनका जो अगर बुक से आता बच्चा जो है ना, घर में भूख लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, अगर विजुअल प्रॉब्लम है, नहीं देख पाता, सुबह हम डिस्कस किए ब्रेन बेस्ड लर्निंग में। देखिए, अगर इनका प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट, फिजिशियन से कंसल्ट करते हुए छोटा मोटा प्रॉब्लम को दूर करके सबके साथ जो है ना, नॉर्मल बच्चे के साथ मिलाते हुए उनको जो है ना एजुकेशन दे सकते हैं फिजिकल। फिर मेंटल काज जो है ना, काजेस में भी इनबॉर्न और एनवायरमेंटल लो आईक्यू। मेंटल काज जो है ना, बच्चों की जो पेट में रहता है तब जो है ना, खाना अगर नहीं खाता है, एक अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट में अगर नहीं रहता है, इनका फायदा जो है उस तरह मेंटल वीक से जो बच्चा जो लो आईक्यू से फायदा होता है, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये सब रहता है। ओके, ये सब जो है ना बर्थ प्लेस करते से पहले भी इनका जो है ना मदर को इस तरह एनवायरनमेंट देना चाहिए, एक अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट देना चाहिए, अच्छा खाना देना चाहिए, तब बच्चा जो है इनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। इनका इस तरह प्रॉब्लम से बच्चे जो फायदा होता है, इनका लो आईक्यू रहता है, इनका जो है इन्फीरियरिटी रहता है, ओके, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर मेंटल प्रॉब्लम जो है माइल्ड मॉडरेट है, डॉक्टर का मदद से टैकल कर सकते हैं। सिंपल मेंटल प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड, बट कॉम्प्लिकेटेड केस में विल हैव टू बी पास ऑन टू डॉक्टर विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स। लेकिन के लिए सेपरेट स्कूल्स है, स्पेशल एजुकेशन है, डेफ एंड डम स्कूल्स वगैरह स्कूल्स में अगर प्रॉब्लम माइल्ड मॉडरेट है तो आप टीचर टैकल कर सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करना, कुछ इंस्ट्रूमेंट के मदद से जो है ना टैकल कर सकते हैं, एक फिजिकल कॉज, मेंटल कॉज एंड डिस्टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के ऊपर डिस्टेस्ट रहता है। क्यों डिस्टेस्ट रहता है? इनको फंडामेंटल समझ में नहीं था, नहीं, प्राइमरी लेवल में इनको कॉन्सेप्ट सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया होगा, फंडामेंटल समझ में नहीं था, कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, ओके, फंडामेंटल्स बेसिक्स अगर समझ में नहीं आता है, फिर हायर लेवल में दिक्कत होगा, इसलिए सब्जेक्ट के ऊपर डिस्टेस्ट होगा। जैसा इंग्लिश भी है, इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आता, सही तरीके से ग्रामर नहीं पढ़ाता, फिर जो है ना इंग्लिश सब्जेक्ट इनको डिफिकल्टी होता है, फिर एक जो है ना फियर डेवलप होता है, धीरे धीरे फोबिया डेवलप होता है, डिसटेस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर टेस्ट नहीं रहता है। ओके, फंडामेंटल्स है, लैकिंग फंडामेंटल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इनको मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना है। ओके, फिर इस तरह भी जो है ना बच्चे बैकवर्डनेस दिखाते हैं, डाउट्स अबाउट फंडामेंटल्स। अगर देखिए, टीचर नॉट हेजिटेट टू एक्सप्लेन द ओवर एंड ओवर अगेन एंड रिक्वायर। कुछ बच्चों को जो है ना बार बार पढ़ाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, उसमें टीचर हेजिटेट नहीं होना चाहिए समझाने के लिए, डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए। ओके, अगर उस तरह प्रॉब्लम है आईसीटी मदद से, अगर बार बार अगर रिपीट करना पड़ता है आपको, फिर आप क्लासेस को रिकॉर्ड करके फिर आईसीटी लैब में जो है ना अपलोड कीजिए, उसमें सेव कीजिए। इस तरह बच्चों को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप वेजिटेट होने की जरूरत भी नहीं रहता है, आईसीटी की मदद से आप रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड छोड़ दीजिए। अब बच्चा अपना जो टाइम के हिसाब से, अपना स्पीड के हिसाब से बच्चा सीखेंगे, इस तरह कर सकते हैं। ओके, रॉन्ग इन्फ्लुएंस एट होम, जैसा है ना पेरेंट्स घर में ऐसा रहता है, नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, हमारा खानदान में कोई ऐसा मैथमेटिक्स में पास हुआ नहीं है और कोई एम्प्लॉय नहीं है, इस तरह नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहता है। अब जो है ना पढ़ाई करके क्या करेंगे, पढ़ाई करके भी यही काम करना होगा ना, इस तरह रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहता है, इससे भी बच्चा बैकवर्डनेस रहता है। ओके, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना, इसी तरह बात नहीं करना है, अगर जो भी बात करना है अच्छा ये बात कीजिए। ओके, एक मैनेजर को दिखाते हुए, एक जो है ना एक प्रोफेसर को दिखाते हुए
बात कीजिए, तब जो है बच्चे उसके ऊपर उस तरह हम भी बनेंगे, इस तरह सोचेंगे। अब कभी ना रॉन्ग इन्फ्लुएंस एट होम नहीं करना है, ओके, नेगेटिव सजेशंस, ओके, कभी पास नहीं हुआ मैंने, मैथमेटिक्स में कभी नहीं करता था, इस तरह एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, उससे भी बच्चे बैकवर्डनेस होगा। और टीचर्स बिहेवियर, और टीचर, कुछ टीचर जो है ना स्ट्रिक्ट रहता है, सीरियसनेस नहीं रहता है, सीरियस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, ओके। बच्चा क्वेश्चन करने में भी बच्चे सोचते हैं, फ्रीनेस नहीं रहता है, इस तरह टीचर बिहेवियर से भी कहाँ पूछेंगे, अगर हम क्वेश्चन करें तो फिर टीचर गुस्सा हो जाएंगे, इस तरह बच्चों के अंदर नहीं होना चाहिए, और टीचर फ्रेंडली होना चाहिए, ओके। तब इस कारण से भी बच्चा जो है बैकवर्डनेस दिखाई देगा मैथमेटिक्स सीखने में। टीचर रिपीटेशन, टीचर का रिपीटेशन भी रहता है, टीचर अच्छा है और टीचर बहुत सारा काम करता है, सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करता है, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करता है, किताब लिखते हैं, और इनका रिपीटेड टीचर है, और इनके अंडर जो बच्चा काम करता है वो भी जो है उस तरह मोटिवेट होगा, ये भी एक रीजन है। और टीचर जो है ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, बाकी कुछ नहीं पढ़ाते हैं, और बच्चा भी लाइट ले लेता है, इस तरह इससे भी बैकवर्डनेस होगा। और मिड सेशन चेंजेस इन टीचर्स एंड चेंजेस ऑफ स्कूल, देखिए अगर टीचर का ट्रांसफर होता है, मिड टर्म में टीचर का ट्रांसफर होता है, दूसरा टीचर आने में देर लगता है, एक टीचर से बच्चा ट्यून होता है, फिर दूसरा टीचर से ट्यून होने के लिए समय लगता है, इससे भी प्रॉब्लम है, इससे भी बच्चे के जो है ना बैकवर्डनेस होता है। और इस तरह बच्चा रहता है, कुछ बच्चा पेरेंट्स एम्प्लॉय रहता है, एम्प्लॉय उनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद बच्चों के भी स्कूल ट्रांसफर करना पड़ता है, उनका करिकुलम में भी चेंजेस आता है, इस तरह बच्चों के भी ट्रांसफर हो गया, पेरेंट्स के साथ बच्चा भी जाना पड़ता है, इस तरह स्कूल चेंज करने में, अगर टीचर का ट्रांसफर होने में भी इस तरह जो प्रॉब्लम्स होते रहता है, इससे भी बच्चे बैकवर्डनेस दिखाते हैं। अपॉथी टुवर्ड्स मेथड जो है ना ओल्ड मेथड्स यूज कर लेता है टीचर कंफर्ट रहता है लेक्चर मेथड से, इनोवेटिव मेथड्स, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स नहीं यूज करते हैं, उससे भी बच्चा जो है ना बैकवर्डनेस, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। बच्चों को जो चाहिए, बच्चों को जो है ना एक्टिव लर्नर होना चाहिए, लेक्चर मेथड से पैसिव लर्नर होता है, बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, मतलब इस तरह अच्छा मेथड्स अगर यूज करते बच्चा आगे रहेंगे, अगर इस तरह मेथड्स नहीं यूज करते फिर बच्चा बैकवर्ड होगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स नीड्स प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स में नीड मोर ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ओके। अगर बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है, कॉन्सेप्ट मिस कर लेता है, इसलिए बच्चों की मैथमेटिक्स में लैक ऑफ प्रैक्टिस से भी बच्चे जो है ना बैकवर्डनेस रहता है, इसलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एक्सरसाइज दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए, ओके। ये प्रैक्टिस नहीं करता है, उनका स्पीड एक्यूरेसी नहीं रहता, इससे भी मैथमेटिक्स में बैकवर्डनेस दिखाते हैं। नेग्लेक्ट होमवर्क नेग्लेक्ट करते हैं, होमवर्क प्रैक्टिस के लिए है, स्पीड बढ़ाने के लिए है, अगर वो नेग्लेक्ट किया जाता है वो पीछे हो जाएंगे, स्पीड नहीं बढ़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन इन टाइम में करना पड़ता है। जो होमवर्क करता है उनका जो है ऑलरेडी किया होगा, आंसर याद है, आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करके लिखना है, उसमें टाइम कंज्यूम होता है। जो होमवर्क टाइम वक्त पे कर लेता है उनके लिए आसानी है, वो आगे रहता है, नहीं तो पीछे रहता है। इरेगुलर ऑफ अटेंडेंस, अगर बच्चा बंक कर लेता है, कभी आता कभी नहीं जाता, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट अगर मिस हो तो दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इरेगुलर अटेंडेंस में क्या होता है, कॉन्सेप्ट मिस होता है, इससे भी बच्चों की जो है मैथमेटिक्स में बैकवर्डनेस दिखाते हैं। डिफेक्टिव हैंड राइटिंग, जो इजिकल्ड के अलावा माइनस लिखते हैं, डिवाइडेड बाय के अलावा माइनस लिखते हैं, प्लस की जैसा लिखते हैं, मैथमेटिक्स सिंबल्स जैसा लिखना उसी तरह लिखना है। स्क्वायर रूट लिखना, कितना जो नंबर स्क्वायर रूट के अंडर है, कितना बाहर है, ये सब जो है ना हैंड राइटिंग भी मैथमेटिक्स रिफ्लेक्ट करता है। लिखा एक है और समझ लिया अलग है, फिर इससे भी बैकवर्डनेस रहता है। इसीलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, मैथमेटिकल लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करने के लिए होमवर्क जो है ना बेस्ट टूल है टीचर के लिए, उसे पता चल जाता है इनका मैथमेटिक्स में कितना अंडरस्टैंडिंग है।
फिर एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ना आजकल सिर्फ जो कॉग्निटिव के ऊपर है, बाकी डोमाइंस को नेग्लेक्ट किया गया है। सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट है, सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं, बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए, बहुत सारे लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हुए एवेल्यूएशन कर सकते हैं, मगर उस तरह नहीं है सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट यूज करते हुए। ये भी जो है बच्चों की बैकवर्डनेस के लिए एक रीजन है। इस तरह जो टीचर आइडेंटिफाई करना है किस वजह से बच्चा बैकवर्ड है, वेदर इट इज फिजिकल कॉजेस और मेंटल कॉजेस or distrust of the subject, doubt about the fundamentals, wrong influence of home, teacher behavior, teacher repetition, mid-session changes, apathy towards methods, lack of practice, neglect of homework, irregular attendance, defective handwriting, examination system। इससे जो है ना बच्चों की बैकवर्डनेस, अगर आपको वो कॉज पता चल गया है, रिमीडियल मेजर्स कैसा ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं, आप थी मैथमेटिक्स टीचर होते हुए आपके क्लासरूम में गिफ्टेड बच्चे को कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका रिमीडियल मेजर्स कैसा एनरिच्ड प्रोग्राम्स कैसा दे सकते हैं। एक क्वेश्चन, ओके, आप टीचर होते हुए गिफ्टेड बच्चों को किस तरह सेलेक्ट करेंगे, क्या टेक्निक से सेलेक्ट करेंगे, अचीवमेंट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, टैलेंट टेस्ट से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अलग स्कूल एस्टैब्लिश करेंगे, अलग स्कूल में इनको एडमिशन दिया जाएगा, रेजिडेंशियल दिया जाएगा, एनरिच्ड करिकुलम दिया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस दिया जाएगा, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स दिया जाएगा, वेल एस्टैब्लिश्ड लाइब्रेरी दिया जाएगा, इनोवेटिव मेथड्स, नया मेथड्स यूज किया जाएगा। इस तरह एनरिच प्रोग्राम्स, ये आपका जो गिफ्टेड बच्चों को कैसा सेलेक्ट करेंगे, किस तरह प्रोग्राम्स देंगे, एनरिच प्रोग्राम्स। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू सेलेक्ट बैकवर्ड स्टूडेंट्स इन यूर क्लासरूम, कैसा सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज करते हुए बैकवर्ड स्टूडेंट्स को कैसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका रेमेडियल मेजर्स कैसा ले सकते हैं। ओके, पहले काजेस पता करना, फिजिकल काज है, मेंटल काज है, ये सब जो अब डिस्कस किया है उसको, उससे आप बच्चों को बैकवर्डनेस बच्चों को सेलेक्ट कर सकते, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इनका रेमेडियल मेजर्स कैसा दे सकते हैं। हेलो, यस सर। ओके, देखिए कॉज रेमेडी, प्रॉब्लम क्या है, उसका रेमेडियल मेजर्स क्या है स्लो लर्नर के लिए, बैकवर्ड स्टूडेंट्स के लिए। फिजिकल कॉज है, देखिए फिजिकल कॉजेस में पूर आईसाइट है, डिफेक्ट इन हियरिंग, सुनने में प्रॉब्लम है, देखने के प्रॉब्लम है, स्टमक ट्रबल है, हेडेक है, ओके, एनी फिजिकल अलाइनमेंट, उसके लिए क्या करना होगा, इससे बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, इसके लिए क्या करना होगा, टीचर क्या करना होगा, बच्चों के एनिकोडल रिकॉर्ड्स देखना होगा। आप प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी लेवल स्कूल को आया, प्राइमरी लेवल का इनका रिपोर्ट क्या कह रहा है, इनका रिपोर्ट में इनका एनिकोडल रिकॉर्ड में पता, इसमें लिखा जाता है इनका पूरा हेल्थ हाइट वेट, इनका जो है ना फिजिकल हेल्थ लिखा जाता है उसमें, इनका आई साइट कितना है, ओके, इनका हाइट कितना है, वेट कितना है, हाइट हिसाब से वेट है, ये सब उसमें लिखा जाता है। कॉम्प्रहेंसिव एनकोडल रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट हिस्ट्री उसमें लिखा जाता है, उससे पता चल जाता है, उससे आपको आसानी होगा आपका जो है ना करिकुलर प्लान करने में, उस तरह बच्चों की आप किस तरह डील कर सकते हैं वो प्लान करने के लिए आपको एनकोडल रिकॉर्ड्स मदद करेगा। टीचर क्या करना होगा, पहले इनका एनकोडल रिकॉर्ड देखना, एनकोडल मतलब स्टूडेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड, इनका जो है ना पूरा हिस्ट्री रहता है उसमें, फिजिकल हेल्थ और करिकुलर एस्पेक्ट्स, ऑल राउंड, ओके, ऑल राउंड डेवलपमेंट का जो इनका बच्चों का पूरा उसमें लिखा जाता है, वो दिखना है, उससे आप डिसीजन ले सकते हैं। फिर टॉक टू प्रीवियस टीचर्स, इनका पहले टीचर से क्या है, इनका किस सब्जेक्ट में वीक है, इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है, प्राइमरी लेवल से आया होगा, प्राइमरी लेवल टीचर से बात करना होगा। फिर अब पेरेंट्स से बात करना है, पेरेंट्स से अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, पेरेंट्स से बात करके एक जो है ना डॉक्टर का मदद लेते हुए इनको कैसा जो है ना अगर इक्विपमेंट का जरूरत है, सब जो है पेरेंट्स से डिस्कस करते हुए कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप एनकोडल रिकॉर्ड देख सकते हैं, प्रीवियस टीचर से बात कर सकते हैं, पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। ऑब्जर्व व्हेन ही इज टीचिंग एंड रिकॉग्नाइज द फिजिकल डिसेबिलिटीज,
फिजिकल डिसेबिलिटीज, आपको टीचर है, टीचर को पता चल जाता है ओके फिजिकल डिसेबिलिटीज क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए आप जो है ना सीटिंग अरेंजमेंट अरेंज कर सकते हैं। उससे भी अगर देखने में सुनने में प्रॉब्लम है आगे बिठा सकते हैं बच्चों को। If the problem is not severe, then take necessary steps to overcome problems and integrate them with normal students. इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के एजुकेशन दे सकते हैं प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट करते हुए। If the problem is severe, then teacher has to talk with the parents and refer the child to the doctor. क्या करना होगा, प्रॉब्लम सीवियर है पेरेंट्स से बात करके डॉक्टर रेफर करना है, इनका स्पेशल स्कूल्स में एडमिशन देने के लिए पेरेंट्स को बताना है। स्पेशल स्कूल्स रहते हैं ना, डेफ एंड डम स्कूल्स। इफ द प्रॉब्लम इज माइल्ड, टेक रिमीडियल मेजर्स सच एज स्पेड्स फॉर विजुअल इम्पेयर्ड, हियरिंग एड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड, माइक्रोफोन, साउंड सिस्टम एंड स्पीकिंग डिसेबिलिटी। इस तरह प्रॉब्लम माइल्ड है, अगर कुछ जो है ना इक्विपमेंट्स एड्स यूज करते हुए, हियरिंग एड, स्पेड्स ओके, माइक्रोफोन, स्पीकर्स ओके, ये सब जो है ना यूज करते हुए टैकल कर सकते हैं। व्हील चेयर्स फॉर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के लिए व्हील चेयर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर हैज टू शो सिंपैथी दोज हु आर सफरिंग विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, टीचर हैज टू शो सिंपैथी दोज हु आर सफरिंग विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो है उसके सिंपैथी दिखाना है, उनको सीटिंग अरेंजमेंट में उनका जो है ना उस तरह एजुकेशन देना चाहिए। अगर चाहिए तो उनका जो है ना अलग से ट्यूटोरियल दे सकते हैं ओके। ये फिजिकल प्रॉब्लम, फिजिकल कॉजेस का इस तरह रेमेडियल मेजर ले सकते हैं ओके। Yes, sir. स्पेशल इंटरेस्ट while teaching, देखिए प्रोवाइड सीटिंग अरेंजमेंट इन द फर्स्ट रो फॉर विजुअल इम्पेयर्ड एंड हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। सीटिंग अरेंजमेंट, पहला बेंच में इन लोगों को बिठाना है। फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स यूज मिनिमम रिटन स्टेटमेंट्स ओके। अब देखने में प्रॉब्लम वहाँ, इनका रिटन स्टेटमेंट ज्यादा नहीं देना है, ओरल स्टेटमेंट ज्यादा बोलना है। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों की जो कंटेंट, ज्यादा कंटेंट ओरल कंटेंट देना है, रिटन कम करना है। पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को विजुअल एड्स ज्यादा दिखाना है, साइन लैंग्वेज यूज करना है, ऑडियो कैसेट्स यूज कर सकते हैं ओके। प्रोवाइड मोर विजुअल एड्स, साइन लैंग्वेज। हियरिंग इम्पेयर्ड वालों को जो ना बार बार सुनने में तो थोड़ा सा हियरिंग हेड यूज करते हुए जो सुनने वालों को जो कैसेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं बार बार सुनने के लिए ओके। इस तरह मेजर्स ले सकते हैं। पर स्पीकिंग प्रॉब्लम, जो बोलने वाला प्रॉब्लम रहता है, उनको रिटन वर्क दे सकते हैं, ज्यादा रिटन वर्क, और इनको कैसा प्रोनाउंस करना ओके, कैसा जो सिलेबल्स कैसा प्रोनाउंस करना है, ये जो है ना लैंग्वेज लैब यूज करते हुए भी कर सकते हैं। इस तरह प्रॉब्लम, स्पीकिंग प्रॉब्लम्स वालों को लैंग्वेज लैब यूज करते हुए टैकल कर सकते हैं, रिटन वर्क ज्यादा दे सकते हैं ओके। हियरिंग वालों को ज्यादा जो है विजुअल एड्स दिखा सकते हैं। विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को जो है ओरल स्टेटमेंट्स कम करना है, ज्यादा रिटन देना है ओके। इस तरह कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब जो प्रॉब्लम माइल्ड मॉडरेट है, इंक्लूसिव कर सकते हैं। जनरली फिजिकल डिसेबल्ड चिल्ड्रन नॉट इंटरेस्टेड टू मिंगल विथ नॉर्मल चिल्ड्रन, सोशली आइसोलेट, इन्फीरियरिटी। इस तरह जो डिसेबल्ड बच्चा रहता है, इन्फीरियरिटी फील होता है। इस तरह बच्चों के क्या करना होगा, आप को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का मदद से, करिकुलर एक्टिविटीज से नॉर्मल बच्चों के साथ जो है मिलाते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन देना है। इससे जो है इस तरह बच्चों की जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। चाइल्ड हेल्प, पीयर ट्यूटरिंग, एक चाइल्ड दूसरा चाइल्ड से जो है मिलाते हुए चाइल्ड हेल्प, पीयर ट्यूटरिंग, इस तरह करते हुए बच्चों के अंदर जो है ना इस तरह प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं।
गिव देम अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट को करिकुलर एक्टिविटीज, गेम्स, कल्चरल एक्टिविटीज, ड्राइंग, पेंटिंग। इससे बच्चों का क्रिएटिविटी डेवलप होगा। इस तरह जो बच्चा रहता है, ओके, डिजेबल बच्चा रहता है, इसमें प्रोग्राम्स में शामिल करना है। सोशल एक्टिविटीज, इस तरह नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल इंपॉर्टेंस डेज, इनको सफिशिएंट टाइम देना है काम करने में। इनको पीछे रहता है ना, इनको सफिशिएंट टाइम देना है, नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं है, उनको ज़्यादा टाइम देना है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टेक कोऑपरेशन विद हायर क्लास स्टूडेंट्स, हायर क्लास बच्चों के मदद लेना चाहिए। डिस्कस विद पेरेंट्स इन क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स से बात करना चाहिए। प्लीज डिस्कस विद कोलिग्स फॉर देयर इंटरेस्ट, डिफिकल्टीज, बिहेवियर एंड एटीट्यूड एटसेट्रा। टीचर, बाकी टीचर से भी बात करना है, इस तरह प्रॉब्लम कैसा जो सॉल्व कर सकते हैं। टू लर्न क्विकली अलॉन्ग विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल बच्चों के साथ जो है ना क्विकली सीखने के लिए कोलिग्स के साथ डिस्कस करना है क्या मेजर्स ले सकते हैं। इफ टीचर फील्स दे नीड टू सेपरेट क्लासेस फॉर लर्निंग, टीचर हैज टू प्रोवाइड सेपरेट क्लास। अगर टीचर समझते हैं, फील करते हैं इनको अलग क्लास से करना, फिर आपका रेगुलर क्लास होने के बाद सेपरेट क्लास लेते हुए इस तरह प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। या फिजिकल कॉजेस को इस तरह रिमीडियल मेजर्स ले सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। क्लियर। मेंटल कॉजेस, मेंटल कॉजेस को कैसा दूर कर सकते हैं। मेंटल कॉज है, आपने आइडेंटिफाई किया, इसका रेमेडियल मेजर कैसा ले सकते हैं। ओके, मेंटल कॉजेस के रीजंस क्या है। इनबॉर्न, बाय बर्थ होता होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता होगा, लो इंटेलिजेंट कोशेंट होता होगा, मेंटल अलाइनमेंट, मेंटल डिससेटिस्फैक्शन, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इससे जो है ना मेंटल प्रॉब्लम्स रहता है, बच्चा इससे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। ओके, बच्चा घर से आता होगा, घर से क्लास स्कूल को आने के बाद पूरा प्रॉब्लम्स जो है ना भूल जाना चाहिए। घर में जो पेरेंट्स जो है ना झगड़ा करता होगा और स्कूल आया होगा, घर का माहौल को क्लासरूम में भूल जाना चाहिए, उस तरह एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। उस तरह मेंटल प्रॉब्लम से आता हुआ बच्चों को वो सब प्रॉब्लम दूर करना, उसके लिए क्या रेमेडियल मेजर ले सकते हैं। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, मेंटल डिससेटिस्फैक्शन, मेंटल अलाइनमेंट, लो आईक्यू, ये सब सारा जो कैसे टैकल कर सकते हैं। A case simple mental problem can be tackled by the teacher। अगर प्रॉब्लम माइल्ड है टैकल कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो है ना साइकोलॉजिस्ट, ओके, साइको एनालिसिस्ट, डॉक्टर की मदद से सेपरेट स्कूल को भेज सकते हैं। देखिए, एन एटीट्यूड लव एंड सिंपैथी, इस तरह बच्चों को लव एंड सिंपैथी दिखाना चाहिए टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेशन विद अदर स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों का मदद भी चाहिए, और इस तरह बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। इफ यू इंटीग्रेट विद गिफ्टेड देन दे लर्न डिफरेंसेस। गिफ्टेड बच्चों के साथ इस तरह बच्चों के मिलाते हैं, जो आगे बच्चा रहता है उनके साथ मिलाते हैं, बच्चे जो क्रॉस सेक्शन से जल्दी जो कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ओके, और डिफरेंस भी पता चल जाता है इनका जो है ना, उससे बच्चे टीचर से ही आपका दोस्त सीखना अच्छा रहता है, जल्दी समझ में आता है। इफ यू इंटीग्रेट विथ नॉर्मल, लर्न नेम्स, शेप्स। ओके, नॉर्मल बच्चों के साथ अगर मिलाते हैं और नॉर्मल बच्चे से जो खुद सिखाते हैं, उसमें जो फंडामेंटल्स है बच्चों के साथ आसानी से समझ सकते हैं। इंटीग्रेटेड विद गिफ्टेड, गिफ्टेड के साथ इंटीग्रेट करना। एडिशन विदाउट कॉन्क्रीट थिंग्स। ओके, मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये सब जो है ना इंटीग्रेट करना है, और गिफ्टेड बच्चों के साथ इंटीग्रेट करें तो ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इंटीग्रेट विद नॉर्मल, एडिशन विद कॉन्क्रीट थिंग्स। अगर गिफ्टेड बच्चों के साथ अगर इंटीग्रेट किया जाता है, कॉन्क्रीट थिंग्स का जरूरत नहीं रहता है। ओके, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए कॉन्क्रीट थिंग्स का जरूरत नहीं रहता है। अगर नॉर्मल बच्चों से मिलाते हैं इस तरह डिसेबल्ड मेंटल इल बच्चों को, फिर नॉर्मल बच्चों से मिलाते कॉन्क्रीट थिंग्स का जरूरत पड़ती है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, एक्टिविटी बेस्ड। मेंटल रिलेटेड चिल्ड्रन आर वीक इन ड्राइंग एंड लेस क्रिएटिविटी। इसको कैसा जो है ना
फिगर्स विथ डॉट्स से जो है ना मैथमेटिकल फिगर्स को, इनकम्प्लीट पिक्चर्स को, ओके, इस तरह एक्टिविटी देते हुए कर सकते हैं। दे डू नॉट अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन 0.1 एंड 0.01। जो मेंटल प्रॉब्लम रहता है इनको 0.1 0.01 एक ही समझते हैं। इनकी समझाने के लिए ग्रिड पेपर यूज करते हुए, ग्राफ पेपर यूज करते हुए 10 by 10 100 में एक स्क्वायर को जो 0.01 से दिखा सकते हैं, 10 से एक, 100 से एक, इस तरह ग्राफ पेपर ग्रिड पेपर दिखाते हुए 100 में एक जो है 0.01, 10 में एक है 0.1, इस तरह समझा सकते हैं, इस तरह एक्टिविटी से समझा सकते हैं। यूज अबाकस प्लेस वैल्यू के लिए अबाकस, डेसिमल पॉइंट समझाने के लिए अबाकस यूज करते हुए समझा सकते हैं। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स समझाने के लिए स्टोन्स, ग्रेन्स, जो अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यूज, कॉन्क्रीट थिंग्स यूज करते हुए समझा सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्क्रीट से समझा सकते हैं। ओके, बच्चों को देखिए 22 समझने के लिए इस तरह प्लेस वैल्यू से बता सकते हैं। 22 तो 2 10s प्लस 2, 45 4 10s प्लस 5, 125 100s 2 10s 5, इस तरह समझा सकते हैं। मतलब टीचर ज्यादा काम करना पड़ता है। और डिस्टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कब डिस्टेस्ट होता है सब्जेक्ट? जो फंडामेंटल समझ में नहीं आता है सब, तब डिस्टेस्ट होता है। क्योंकि सब्जेक्ट, इफ यू टेक एनी सब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट से बिल्ड किया जाता है, कॉन्सेप्ट को एलाबोरेट किया जाता है। अगर फंडामेंटल समझ में नहीं आता है, मिसकॉन्सेप्शन डेवलप होता है, उससे फियर डेवलप होता है, फोबिया डेवलप होता है, तब जो है सब्जेक्ट के ऊपर डिस्टेस्ट फायदा होता है। उसके लिए कैसा जो है रेमेडी कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर मोटिवेशन करना है, वो उतना डिफिकल्टी नहीं है, आसान ही है, सिंपल है, इस तरह बताना है, मोटिवेट करना। लेवल ऑफ लर्निंग जो शुरू से शुरू करना है, इनसे फंडामेंटल से। यूजेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, ये बताना है इसका यूज क्या है। ओके, एनवायरनमेंट में कैसे यूज, डे टू डे में कैसे यूज किया जाता है, उसके ऊपर स्टोरीज बताना है। को करिकुलर एक्टिविटीज, जो को करिकुलर एक्टिविटीज का मदद से जो कंटेंट को, करिकुलर एक्टिविटीज को, करिकुलर एस्पेक्ट्स को समझा सकते हैं। अपाथी टुवर्ड्स मेथड्स, मेथड जो है ना, टीचर्स ज्यादा से ज्यादा ओल्ड मेथड्स यूज करते हैं, नॉवल्टी की जो है प्रिफर नहीं कर सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स यूज नहीं करते हैं। इस तरह मेथड से बच्चों की बोर लगेगा, सब्जेक्ट के ऊपर जो है इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, इससे भी बच्चे बैकवर्डनेस होगा। इसलिए दूर करने के लिए टीचर क्या करना होगा? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इस तरह लैबोरेटरी मेथड, ये सब सारा नया मेथड यूज करते हुए पढ़ाना होगा। टीचर्स बिहेवियर, टीचर नॉन सीरियस नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ओके, इस तरह फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो फिर जो बच्चा टीचर से क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, और टीचर बताना है आपको, बच्चों का लिमिट्स भी बताना है। ओके, उतना लीनियंस नहीं देना है। टीचर जगह में रहेंगे, बच्चा जगह रहेंगे, फिर जो है ना सब्जेक्ट सीखने में लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। ओके, नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चा हर एक तरह रहता है, तो जिनको जो है हर एक इंडिविजुअल को कैटर करना चाहिए, जिनको जैसा चाहिए उस तरह जो एजुकेशन देना चाहिए। स्लो लर्नर, गिफ्टेड लर्नर, उनके लिए स्लो लर्नर किस तरह करिकुलम होना चाहिए, गिफ्टेड बच्चों की किस तरह जो करिकुलम होना चाहिए। इरेगुलर ऑफ अटेंडेंस से भी जो बैकवर्डनेस काज होता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा कोचिंग दे सकते हैं। द फैसिलिटी फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग, जो क्लासेस बंक किया गया इनके अलग से कोचिंग दे सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस, एग्जामिनेशन जब करीब होता है एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हैं। एक्टिविटी शुड बी इंटरेस्टिंग, एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग होना चाहिए। पिक्चर्स, पोस्टर्स, मॉडल्स वगैरह यूज करना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग वगैरह करना चाहिए। रॉन्ग इन्फ्लुएंस एट होम, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, कभी इस तरह नेगेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बात करना है। इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, इमोशनल बैलेंस,
इमोशंस के लिए रीजन होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए, स्ट्रेस भी होना चाहिए। अगर स्ट्रेस नहीं रहता है एग्जाम इसलिए तैयार नहीं होता है, एंग्जाइटी होना चाहिए, मगर लेवल होना चाहिए। मिड टर्म सेशंस, देखिए अगर मिड टर्म सेशन होता है और एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर होता है, बच्चों के उसी समय पे इनका स्कूल भी ट्रांसफर नहीं, 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप पहले चले जाओ वहाँ ज्वाइन करो, फिर बाद में इनका एकेडमिक ईयर होने के बाद 5 मंथ 6 मंथ्स के बाद एकेडमिक ईयर कंप्लीट तब लेकर जाओ, वो अच्छा रहेगा। इस तरह रेमिडियल कर सकते हैं। पहले आप चले जाओ नया पोस्ट में, नया जगह में ज्वाइन कर लो, फिर बाद में फैमिली को शिफ्ट करो, ये भी जो है इस तरह रेमिडियल कर सकते हैं। टीचर रिपीटेशन, टीचर जो है ना एक जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, टीचर कैरेक्टर मेंटेन करना चाहिए, इससे भी बच्चे बहुत सारा जो है सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रक्ट, मैथमेटिक्स जो है ना अब्स्ट्रक्ट नेचर है, इसलिए मैथमेटिक्स जो है विजुअलाइज करके पढ़ाना है। लैक ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज देना चाहिए, उससे स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। नेग्लेक्ट ऑफ होमवर्क, होमवर्क कभी नेग्लेक्ट नहीं करना, और सफिशिएंट टाइम देना है होमवर्क कंप्लीट करने में। दो दिन छुट्टी आ गया है, इतना हेवी बर्डन होमवर्क नहीं देना चाहिए, ये देखना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी देखना चाहिए, ओके। सफिशिएंट टाइम देना चाहिए असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। पेरेंट्स शुड गिव फुल कोऑपरेशन, होमवर्क करने में पेरेंट्स भी कोऑपरेट करना चाहिए। हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, डिफेक्टिव ऑफ हैंड राइटिंग अगर सही नहीं रहता है, मैथमेटिक्स सिंबल्स, मैथमेटिक्स लैंग्वेज अगर गलत लिखे तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। एग्जामिनेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हुए मेजर करना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए, उस तरह जो कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन करना चाहिए। इस तरह जो अलग से नहीं देखना चाहिए, एग्जामिनेशन अलग से नहीं देखना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट है, पार्ट ऑफ योर करिकुलम है एग्जामिनेशन। अगर अलग से देखा जाए तो फिर बच्चे जो है ना बैकवर्डनेस दिखा जाएगा, एक एंग्जाइटी फियर डेवलप होगा, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है बैकवर्डनेस को दूर कर सकते, इस तरह रिमीडियल मेजर्स लेते हुए बैकवर्डनेस को दूर कर सकते हैं। ओके, हेलो, यस सर। ये है आपका 9.1 कंप्लीट हुआ। आपका क्लास में गिफ्टेड बच्चों को कैसा सेलेक्ट करेंगे, गिफ्टेड बच्चों को किस तरह एनरिच्ड करिकुलम दे सकते हैं, फिर आपका क्लासरूम में स्लो लर्नर, बैकवर्ड लर्नर को कैसा जो है पहचान सकते हैं। मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है डिस्कैलिकिया, ये सब एक ही है, स्लो लर्नर, बैकवर्ड। आप सब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्लो लर्नर, बैकवर्ड और मैथमेटिक्स करने में प्रॉब्लम है, इसको ये कि है ये मतलब बैकवर्डनेस के लिए क्या कॉजेस है, उसके लिए क्या रेमिडियल ले सकते हैं, रेमिडियल मेजर्स कैसा ले सकते हैं, ये आपका 9.1 है। ओके, कल हम 9.2 डिस्कस करेंगे। फिर आपका जुलाई 10 से होगा टीचिंग प्रैक्टिस होगा, टीचिंग प्रैक्टिस जुलाई 10 से अगस्त 10 तक होगा। आपका क्लास जुलाई 10 तक चलेगा, तब तक आपका 9th यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। फिर टीचिंग प्रैक्टिस होने के बाद 10th यूनिट डिस्कस करेंगे। 10th यूनिट के लिए 1 हफ्ता चाहिए बस, 4-5 क्लासेस में मैं 10th यूनिट कंप्लीट करूंगा। टीचिंग प्रैक्टिस, हाँ सॉरी सर डिस्टर्ब नो कर रहे हैं। प्रॉब्लम, हाँ बोलिए। कह रहे हैं कि कितना दिन टीचिंग प्रैक्टिस चलेगा सर? 1 महीना। 1 महीना चलेगा सर। तो 1 महीना में सर टोटल मतलब हम लोग को कितना क्लास लेसन प्लान बनाना पड़ेगा सर, ईच मेथड का, फिजिकल और ईच मेथड का 10-10 होगा। अच्छा 5-5 है सर। 5-5 है सर यस सर। 15 दिन का है सर इसमें, नहीं फर्स्ट आपका सेमेस्टर में 15 दिन का है सर। 15 दिन का। यस सर, 5 अब लेसन प्लान एक इस मेथड से। देखिए इसका जो है ना एक शेड्यूल बनेगा, उसके लिए टेंशन के लिए जरूरत नहीं, शेड्यूल बनेगा, उससे बताया जाएगा। मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। सेकंड सेमेस्टर में आपका 5 लेसन है, क्योंकि इसमें आपका क्या करना होगा, ऑब्जर्व करने के लिए टाइम दिया गया है, कैसा पढ़ाता है वहाँ जाके स्कूल टीचर को ऑब्जर्व करते हुए एक मिनिमम 5 लेसन करेंगे। सर मतलब एक स्टूडेंट 5 दिन पढ़ाएगा? ये सब बताया जाएगा, आप उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सेकंड सेमेस्टर का आ गए ना, फर्स्ट सेमेस्टर में माइक्रो टीचिंग मतलब टीचिंग का स्किल आप उसमें पढ़ाया गया है,
ओके बताया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में और रियल टाइम में रियल क्लासरूम में कैसा पढ़ा सकते हैं, पहले स्कूल टीचर को ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करते हुए मतलब पहला फर्स्ट 1 वीक जो है वहाँ टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं वो देखना है। जनरली मैं बता रहा हूँ, अभी एनवायरनमेंट उस तरह नहीं है। फिर आप एक हफ्ता 10 डेज देखने के बाद जो आपको एक 5 लेसन दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में 10 लेसन है, थर्ड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में 5 लेसन है। यस सर। ओके ये सब बताया जाएगा, उसके लिए टेंशन के लिए जरूरत नहीं। और टीचिंग प्रैक्टिस जाने से पहले आपका 9th यूनिट कंप्लीट होगा। फिर टीचिंग प्रैक्टिस होने के बाद जुलाई 10 से अगस्त 10 तक आपको सितंबर में एग्जाम्स हैं। ओके क्लियर? यस सर। यस सर, शुक्रिया सर। चलिए आई विल स्टॉप हियर। अटेंडेंस फुल है। थैंक यू सर। फिर आप लोगों को साइकोलॉजी अपडेट किया हूँ गूगल क्लासरूम में। यस सर, आज ही किया ना सर? हाँ मैथमेटिक्स पेंडिंग है, मैथमेटिक्स में करूँगा। और आपका साइकोलॉजी लर्निंग एंड टीचिंग का अपडेट हो गया है गूगल क्लासरूम। सब Yes, sir. मटेरियल है, सब क्लासेस है उसमें। हाँ ओके ओके सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू, बाय। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।